आज हम भौतिकी की दुनिया के एक ऐसे कोने में झांक रहे हैं जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला और दिलचस्प है। हम बात कर रहे हैं तरंग कण द्वैत की। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई एक चीज, जैसे मान लीजिए रोशनी, वो एक ही वक्त पर पानी की लहर की तरह फैल भी सकती है और एक छोटी सी गोली की तरह टकरा भी सकती है। ये सुनने में ही विरोधाभासी लगता है ना, पर यही वो अजीब हकीकत है जिससे हमारा ब्रह्मांड बना है। तो आज इस स्रोत सामग्री के जरिए हमारी कोशिश रहेगी ये समझने की कि रोशनी और यहाँ तक कि पदार्थ का ये दोहरा बर्ताव आखिर है क्या भला, इसे साबित करने वाले कौन से प्रयोग थे, और सबसे जरूरी बात, इस अजीब सी लगने वाली सच्चाई ने हमारी दुनिया की समझ को कैसे हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए इस अनोखे रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। अगर हम इतिहास में थोड़ा पीछे देखें तो सदियों तक वैज्ञानिक रोशनी को लेकर काफी स्पष्ट थे। आम धारणा यही थी कि रोशनी सिर्फ एक तरंग है, बिल्कुल तालाब में पत्थर फेंकने से बनने वाली लहरों जैसी। और इसके रोजमर्रा के सबूत भी थे, जैसे साबुन के बुलबुलों पर वो रंगीन पैटर्न दिखते हैं, या किसी दरवाजे के किनारे से रोशनी का हल्का सा मुड़ जाना, जिसे विवर्तन या डिफ्रैक्शन कहते हैं। ये सब तरंगों वाले गुण हैं। और इस विचार को वैज्ञानिक तौर पर स्थापित करने में 1801 में थॉमस यंग के एक प्रयोग ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। उसे डबल स्लिट प्रयोग के नाम से जाना जाता है। यंग ने क्या किया कि रोशनी की एक किरण को दो बहुत ही बारीक पास पास बनी झिर्रियों स्लिट्स से गुजारा। अब देखिए, अगर रोशनी कणों से बनी होती, जैसे मान लीजिए रेत के कण, तो पर्दे पर हमें सिर्फ दो सीधी पट्टियां दिखनी चाहिए थी, है ना, ठीक उन झिर्रियों के सामने। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, है ना? मुझे याद है नतीजे कुछ और लिखे। बिल्कुल, पर्दे पर जो दिखा वो हैरान करने वाला था। वहां सिर्फ दो पट्टियां नहीं की, बल्कि चमकीली और अंधेरी पट्टियों की एक पूरी श्रृंखला बनी हुई थी। एक पैटर्न। इस पैटर्न को इंटरफ्रेंस पैटर्न यानी व्यतिकरण प्रतिरूप कहते हैं। यहां दिलचस्प बात यह है कि ऐसा पैटर्न सिर्फ और सिर्फ तभी बन सकता है जब तरंगे एक दूसरे से मिलती हैं। जहां तरंगों के शिखर मिलते हैं वहां रोशनी तेज हो जाती है, वो चमकीली पट्टी बन गई। और जहां एक का शिखर दूसरे के गर्त से मिलता है वहां वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, तो अंधेरी पट्टी बन गई। कर्ण ऐसा व्यवहार नहीं करते। बिल्कुल नहीं। तो इस प्रयोग ने लगभग आप कह सकते हैं निर्विवाद रूप से साबित कर दिया कि रोशनी एक तरंग है। उस समय तो लगा कि भाई रोशनी का रहस्य सुलझ गया। तो करीब एक सदी तक यही माना गया कि मामला पक्का है, रोशनी तरंग है, फाइनली तय हो गया। लेकिन फिर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया जिसने भौतिकी की नींव हिला दी। ये हुआ 1905 में, और इसके पीछे थे एल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या की। ये वो प्रक्रिया है जिसमें जब किसी धातु की सतह पर रोशनी पड़ती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। सुनने में ये शायद साधारण लगे, लेकिन इसमें एक पेच था जिसे वो पुराना तरंग सिद्धांत समझा नहीं पा रहा था। सही कहा। पेच ये था कि इलेक्ट्रॉन तभी निकलते थे जब रोशनी की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, जिसे आप उसके रंग की ऊर्जा कह सकते हैं, वो एक निश्चित न्यूनतम मान से ज्यादा हो। अगर आवृत्ति कम थी तो चाहे आप रोशनी की चमक यानी इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा दें, एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता था। और अगर आवृत्ति काफी थी तो हल्की सी रोशनी भी तुरंत इलेक्ट्रॉन निकाल देती थी। ये तरंग सिद्धांत के बिल्कुल उलट था। अच्छा, तरंग सिद्धांत के हिसाब से क्या होना चाहिए था? अगर वो सही होता तो? देखिए, तरंग सिद्धांत के अनुसार रोशनी की ऊर्जा उसकी तीव्रता पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर नहीं। जैसे पानी की बड़ी लहर में ज्यादा ऊर्जा होती है, छोटी लहर में कम। तो इस हिसाब से कम आवृत्ति वाली मगर बहुत तेज रोशनी को भी धीरे धीरे धातु में पर्याप्त ऊर्जा जमा करनी चाहिए थी, और आखिरकार इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देना चाहिए था। भले इसमें थोड़ा वक्त लगता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। ये एक बड़ी पहेली थी उस वक्त। और आइंस्टाइन ने इस पहेली को कैसे सुलझाया? क्या कहा उन्होंने? आइंस्टीन ने एक कहना चाहिए क्रांतिकारी विचार पेश किया। उन्होंने कहा कि रोशनी तरंग की तरह लगातार फैली हुई ऊर्जा नहीं है, बल्कि ऊर्जा के छोटे छोटे अलग अलग पैकेट या बंडलों में आती है। इन पैकेट्स को उन्होंने क्वांटा कहा, जिन्हें बाद में फोटॉन नाम दिया गया। हर फोटॉन की अपनी एक निश्चित ऊर्जा होती है जो उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। सीधी सी बात, ज्यादा आवृत्ति मतलब ज्यादा ऊर्जा वाला फोटॉन। जब एक फोटॉन धातु से टकराता है तो वो अपनी सारी ऊर्जा एक ही इलेक्ट्रॉन को दे देता है एक बार में।
अगर फोटॉन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जरूरी न्यूनतम ऊर्जा, जिसे वर्क फंक्शन कहते हैं, उससे ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर निकल जाता है। अगर कम है तो कुछ नहीं होता, चाहे कितने भी फोटॉन टकराएं। ये ऐसा था मानो रोशनी गोलियों की बौछार हो, न कि तरंगों का फैलाव। बाप रे। तो एक तरफ यंग का प्रयोग कह रहा है कि रोशनी तरंग है, दूसरी तरफ आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव कह रहा है कि रोशनी कण है, फोटॉन। ये तो बड़ा विरोधाभास है। मतलब रोशनी असल में है क्या फिर? और यहीं पर क्वांटम यांत्रिकी का सबसे बुनियादी और शायद सबसे अजीब सच सामने आता है। सच्चाई ये है कि रोशनी न तो पूरी तरह से तरंग है और न ही पूरी तरह से कण। वो दोनों है। इसे ही तरंग कण द्वैत या वेव पार्टिकल डुअलिटी कहते हैं। दोनों एक ही समय पर? ये कैसे मुमकिन है? इसका कोई सरल उदाहरण है जिससे समझ आ सके? हाँ, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि रोशनी के दो अलग-अलग चेहरे हैं। वो कौन सा चेहरा दिखाएगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे देख रहे हैं। मतलब हम किस तरह का प्रयोग कर रहे हैं उसके साथ। जब रोशनी फैल रही होती है या किसी चीज से टकराकर मुड़ रही होती है, जैसे यंग के डबल स्लिट प्रयोग में हुआ, तब वो अपना तरंग वाला चेहरा दिखाती है। लेकिन जब रोशनी किसी चीज से टकराकर ऊर्जा का आदान प्रदान करती है, जैसे फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव में इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तब वो अपना कण वाला यानी फोटोन वाला चेहरा दिखाती है। यह ऐसा नहीं है कि वो कभी तरंग बन जाती है और कभी कण, नहीं, बल्कि उसकी प्रकृति ही ऐसी है कि उसमें दोनों गुण मौजूद हैं और हमारा प्रयोग, हमारा सेटअप तय करता है कि कौन सा गुण उस वक्त प्रकट होगा। ये तो दिमाग को घुमा देने वाली बात है। मतलब वास्तविकता इस पर निर्भर करती है कि हम उससे माप कैसे रहे हैं। कुछ हद तक हाँ। क्वांटम स्तर पर अवलोकन या मापन प्रक्रिया सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं करती, वो उस चीज की स्थिति को प्रभावित भी कर सकती है जिसका मापन किया जा रहा है। ये हमारी रोजमर्रा की दुनिया के अनुभवों से बहुत अलग है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये जो दोहरा व्यवहार है ना, ये सिर्फ रोशनी तक ही सीमित नहीं है। अच्छा, मतलब और चीजें भी ऐसा करती हैं? कौन सी? हाँ, और यही चीजें और भी ज्यादा अजीब हो जाती हैं। 1924 में लुई डी ब्रॉगली नाम के एक फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी ने एक बहुत साहसिक परिकल्पना पेश की। उन्होंने कहा कि भाई, अगर तरंगे जैसे रोशनी कणों की तरह व्यवहार कर सकती हैं, तो शायद कण भी तरंगों की तरह व्यवहार कर सकते हैं। उल्टा भी सच हो सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि हर गतिशील कण, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो या एक क्रिकेट की गेंद ही क्यों ना हो, उसके साथ एक तरंग जुड़ी होती है। और उस तरंग की जो लंबाई है, वेवलेंथ, वो उसके संवेग मोमेंटल पर निर्भर करती है। क्या मतलब एक क्रिकेट की गेंद भी तरंग है? ये तो अविश्वसनीय लगता है। सैद्धांतिक रूप से हाँ, लेकिन डी ब्रॉगली के समीकरण के अनुसार गेंद जैसी बड़ी चीजों की तरंग दैर्घ्य इतनी ज्यादा छोटी होती है, इतनी छोटी कि उसे मापना लगभग असंभव है, तो उसका कोई व्यावहारिक प्रभाव हमें नहीं दिखता। लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों के लिए यह तरंग दैर्घ्य मापने योग्य होती है, मतलब उसे डिटेक्ट किया जा सकता है। और कुछ ही सालों बाद प्रयोगों ने डी ब्रॉगली की बात को सच साबित कर दिया। कौन से प्रयोग थे वो? कुछ खास? सबसे प्रसिद्ध प्रयोग फिर से वही था, डबल स्लिट प्रयोग, लेकिन इस बार रोशनी की जगह इलेक्ट्रॉनों के साथ किया गया। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन तो निश्चित रूप से कण माने जाते थे, उन पर चार्ज होता है, उनका द्रव्यमान होता है, सॉलिड पार्टिकल। तो उम्मीद यही थी कि जब इलेक्ट्रॉनों को दो झिर्रियों से गुजारा जाएगा तो वो गोलियों की तरह सीधे जाके पर्दे पर दो पट्टियां बनाएंगे, सिंपल। लेकिन नतीजे फिर चौंकाने वाले रहे होंगे, जैसा रोशनी के साथ हुआ था। बिल्कुल। हैरत अंगेज तौर पर इलेक्ट्रॉनों ने भी ठीक वैसा ही हस्तक्षेप पैटर्न बनाया जैसा रोशनी ने बनाया था, वही चमकीली और अंधेरी पट्टियां। इसका एक ही मतलब हो सकता था, इलेक्ट्रॉन जिन्हें हम कण समझते थे, वे भी तरंगों की तरह व्यवहार कर रहे थे, फैल रहे थे और एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप कर रहे थे। बाद में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और यहां तक कि पूरे अणुओं के साथ भी ऐसे ही प्रयोग किए गए और सबने तरंग जैसा व्यवहार दिखाया। ये इस बात का पक्का सबूत था कि तरंग कण द्वैत सिर्फ रोशनी का नहीं, बल्कि पदार्थ का भी एक मौलिक, एक फंडामेंटल गुण है। ये तो सचमुच अभूतपूर्व है। इसने तो हमारी वास्तविकता की पूरी समझ को ही बदल दिया होगा। इस खोज का हमारी दुनिया पर क्या असर पड़ा, मतलब प्रैक्टिकली? इसका असर बहुत गहरा और क्रांतिकारी रहा है, उसमें कोई शक नहीं। तरंग कण द्वैत की खोज ही आधुनिक भौतिकी की सबसे महत्वपूर्ण शाखाओं में से एक क्वांटम मैकेनिक्स के विकास का आधार बनी। क्वांटम मैकेनिक्स वो विज्ञान है जो परमाणुओं और उनसे भी छोटे कणों की दुनिया के नियमों का वर्णन करता है। और ये दुनिया हमारी जानी पहचानी रोजमर्रा की दुनिया से बहुत ही अजीब और अलग है। क्वांटम दुनिया की कुछ और अजीब बातें क्या हैं
जो इस द्वैत से जुड़ी हैं। मतलब थोड़ा और बताएं इसके बारे में। हाँ, क्वांटम दुनिया संभावनाओं पर चलती है, निश्चितताओं पर नहीं। मतलब प्रोबेबिलिटी का खेल है। उदाहरण के लिए हम किसी कण की एकदम सटीक स्थिति और एकदम सटीक गति एक ही समय पर जान ही नहीं सकते। इसे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत कहते हैं। एक और अजीब कॉन्सेप्ट है सुपरपोजिशन। इसका मतलब है कि एक क्वांटम कण जब तक उसे मापा ना जाए एक ही समय पर कई अवस्थाओं या कई जगहों पर मौजूद हो सकता है। जैसे एक सिक्का हवा में घूमते हुए हेड और टेल दोनों होता है जब तक कि वो गिरकर एक निश्चित अवस्था में नहीं आ जाता। और जैसा हमने द्वैत के संदर्भ में देखा, मापने का कार्य ही सिस्टम की स्थिति को बदल सकता है, यानी अवलोकन वास्तविकता को प्रभावित करता है। ये सारे विचार तरंग कण द्वैत की समझ से ही उभरे हैं। ये सुनने में तो किसी जादुई दुनिया जैसा लगता है, बिल्कुल फिक्शन जैसा। लेकिन क्या ये सब सिर्फ वैज्ञानिकों की प्रयोगशालाओं या थ्योरी तक ही सीमित है, या इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी कोई ठोस असर पड़ता है? नहीं, ये सिर्फ किताबी बातें या लैब की चीजें नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्वांटम मैकेनिक्स और तरंग कण द्वैत की समझ ने ही पिछली सदी में हुई तकनीकी क्रांति को संभव बनाया है। ये उसका आधार है। आज हम जिन तकनीकों पर इतने निर्भर हैं उनमें से कई इसी अजीब विज्ञान पर आधारित हैं। जैसे कि कुछ उदाहरण दे सकते हैं आप? जरूर। सबसे बड़ा उदाहरण है सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर। ये उन माइक्रोचिप्स का आधार हैं जो हमारे कंप्यूटर, स्मार्टफोन और लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में लगे होते हैं। ट्रांजिस्टर का काम करना इलेक्ट्रॉनों के क्वांटम व्यवहार पर निर्भर करता है, जिसमें उनका तरंग जैसा गुण भी शामिल है कि वे कैसे ऊर्जा स्तरों के बीच कूदते हैं या टनल करते हैं। दूसरा उदाहरण है लेजर लाइट। लेजर प्रकाश फोटोनों के कण और तरंग गुणों के सटीक नियंत्रण से ही उत्पन्न होता है, और इसका इस्तेमाल बारकोड स्कैनर से लेकर मेडिकल सर्जरी और ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन तक हर जगह होता है। और भी कुछ? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को जो साधारण ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होते हैं, उनकी देखने की क्षमता प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से सीमित होती है, उससे छोटा नहीं देख सकते। लेकिन इलेक्ट्रॉनों की तरंगदैर्घ्य प्रकाश से बहुत छोटी हो सकती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमें परमाणुओं तक को देखने की क्षमता देते हैं। ये सीधे तौर पर इलेक्ट्रॉनों के तरंग गुण का उपयोग है, और आजकल तो वैज्ञानिक क्वांटम कंप्यूटर बनाने पर काम कर रहे हैं। ये कंप्यूटर सुपरपोजिशन और क्वांटम इंटेंगलमेंट जैसे क्वांटम नियमों का फायदा उठाकर कुछ खास तरह की गणनाएं आज के सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों से भी कहीं ज्यादा तेजी से कर सकेंगे। ये सब तरंग कण द्वैत की हमारी समझ के बिना संभव ही नहीं होता। तो कुल मिलाकर आज की इस गहरी पड़ताल से जो मुख्य बातें सामने आई वो ये हैं: रोशनी और पदार्थ दोनों ही एक अजीब दोहरा चरित्र दिखाते हैं। वे कभी तरंग की तरह व्यवहार करते हैं, फैलते और हस्तक्षेप करते हुए, तो कभी कण की तरह ऊर्जा का आदान प्रदान करते हुए। उनका कौन सा रूप सामने आएगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम उन्हें किस तरह से मापते या देखते हैं, है ना? बिल्कुल, एकदम सही। और ये द्वैत सिर्फ एक वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, इसका एक गहरा दार्शनिक पहलू भी है, अगर आप सोचें तो। ये हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड हमारी सहज बुद्धि और रोजमर्रा के अनुभवों से कहीं ज्यादा जटिल, रहस्यमयी और आश्चर्यजनक है। ये हमें वास्तविकता की प्रकृति पर सवाल उठाने और अपनी कल्पना की सीमाओं को और आगे बढ़ाने के लिए मजबूर करता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वे सतह पर दिखती हैं। देखा कि क्वांटम स्तर पर अवलोकन या मापन प्रक्रिया चीजों को प्रभावित कर सकती है। अगर ऐसा है तो क्या ये संभव है कि ब्रह्मांड में ऐसी चीजें या गुण हो जो एक निश्चित रूप में तब तक मौजूद ही ना हो जब तक हम उन्हें देखने या मापने की कोशिश नहीं करते? जैसे क्या चंद्रमा तभी मौजूद होता है जब कोई उसे देख रहा हो? आइंस्टीन ने मजाक में सवाल पूछा था। ये क्वांटम यांत्रिकी की कोई स्थापित व्याख्या नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक विचार है जो इस अजीब और अद्भुत सिद्धांत की गहराइयों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको रोशनी और पदार्थ के इस रहस्यमय खेल को समझने में मजा आया होगा। धन्यवाद।